सॉरी फ्रेंड्स, जो आगे का लेक्चर है वो हाफ हो चुका है अभी। जो वन रिगार्डिंग द चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा था कि टाइम ऑफ सप्लाई, द लायबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज होगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग नॉर्मल जो होता वो सेक्शन 2 के रिगार्डिंग होता है कि अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स तीन दी हुई है। फर्स्ट वन इज़ द इश्यू ऑफ इनवॉइस, सेकंड वन इज़ द लायबल रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस, थर्ड है वो एडवांस पेमेंट रिगार्डिंग है। फर्स्ट प्रोविजन दिखाया गया कि 1000 के ऊपर आपको कोई एक्सेस अमाउंट मिलता है तो वो एक्सेस अमाउंट जो मिल रहा है उसका जो आप टाइम ऑफ सप्लाई वो कब काउंट करेंगे, जब आप टैक्स इनवॉइस उसका इश्यू करेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 12(3) जो आ रहा है वो है आरसीएम के रिगार्डिंग। जब आरसीएम के रिगार्डिंग आपको गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने की आपकी लायबिलिटी कब हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई किसको बोलेंगे, जो थ्री डेट्स दिए गए उसमें से जो अर्लीस्ट होगा वो फर्स्ट वन जब गुड्स रिसीव हो रहा है, सेकंड वन जब हम पेमेंट कर रहे हैं। दो बातें हो रही है, हमारे बुक्स में हम लिखेंगे या बैंक में से डेबिट हो जाएगा, तो ये हमारी बुक्स में लिखेंगे या बैंक में से डेबिट हो जाएगा, जो भी उसमें से अर्लीस्ट होगा वो डेट होगा हमारा। और थर्ड डेट है 31st डे ऑफ द फ्रॉम द इश्यू ऑफ द इनवॉइस, कि जो 30th डेट है वो कंप्लीट हो जाने के बाद 31st जो डे आ रहा है जब सप्लाई एंड इनवॉइस इशू किया है उसके बाद का 31st डे, इनमें से जो फर्स्ट अर्लियर होगा वो होगा हमारा आरसीएम के रिगार्डिंग टैक्स पे करने की लायबिलिटी। अगर हमने वाउचर इशू किया है तो वाउचर इशू किया है तो हमको उस पर भी टैक्स पे करना है, तो उस तक हमारी लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई पे। टाइम ऑफ सप्लाई अगर जो वाउचर आपने इशू किया है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाइबल है सप्लाई कि कौन सी हम प्रोडक्ट उसको अगेंस्ट में देने वाले हैं, तो जब वाउचर इशू करें वो डेट होगी। अगर आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट नहीं है तो वाउचर जो रिडीम्ड करेगा वो कस्टमर, वो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है गाइस, अभी का जो सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन 12(5) है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सेक्शन जो 12(5) है वो बता रहा है कि अगर आप 12(2), 12(3) या 12(4) से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आपको 12(5) से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। Where it is not possible to determine the time of supply under the provision of section 2 or subsection 3 or subsection 4, the time of supply cell, where it is not possible to determine the time of supply अंडर सबसेक्शन 2 और 3 और 4 आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, 2, 3 और 4 में, तो टाइम ऑफ सप्लाई उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, द टाइम ऑफ सप्लाई सेल। इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो आप लोग है वो रिटर्न फाइल करते हो या तो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। या तो आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हैं या तो आप पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करते। इन केस वेयर पीरियोडिक रिटर्न हैज टू बी फाइल, अगर पीरियोडिक रिटर्न्स हैज टू बी फाइल्ड, अगर फाइल होता है, अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल होता है, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, द डेट ऑन विच सच रिटर्न is to be filed, ठीक है। और अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं होते हैं, इन एनी अदर केस, पीरियोडिक रिटर्न फाइल होते हैं, जनरली फाइल होते ही होंगे, बट इन एनी अदर केस भी उन लोगों ने दिया जब हम टैक्स, एक्चुअल टैक्स पे, ये हमारा बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है एवरीवन, 12(5). 12(6) बोल रहा है इंटरेस्ट, पेमेंट, लेट फी, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी उसके रिगार्डिंग। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। यानी कि द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट, पेनल्टी or late fee for late consideration
the date on which such payment received। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सेक्शन 12(6). अभी ठहरिएगा, सेक्शन 31 अभी हमें करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्विकली सेक्शन को रिवाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है सेक्शन रिगार्डिंग। सबसे पहला सेक्शन 12(1) कौन सा था, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता था, लायबिलिटी टू पे टैक्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। सेक्शन 12(2) क्या बोल रहा था, नॉर्मल सप्लाई के रिगार्डिंग अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। फॉलोइंग डेट्स कौन कौन सी थी गाइस, फर्स्ट इश्यू ऑफ इनवॉइस डेट थी, दूसरा उसी में बोला गया था सप्लायर हैज़ टू रिक्वायर इश्यू इनवॉइस। इश्यू इनवॉइस रिक्वायर्ड है, उसको इश्यू करना डेट एज पर सेक्शन 31। और दूसरा था एडवांस पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, वो भी कुछ काम का नहीं है। उसमें फर्स्ट प्रोविज़ो दिया गया हुआ था हमें 1000 के एक्सेस अप टू 1000 तक, अप टू बोला गया, यानी कि 1000 तक अगर हमें पेमेंट मिलता है, इनवॉइस जो हमने इनवॉइस बनाया उससे ज़्यादा, तो जो डेट होगा वो क्या होगा, तो कि जब हम इनवॉइस बनाते हैं वो नेक्स्ट इनवॉइस वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 12(3) बोल रहा था आरसीएम के रिगार्डिंग। अगर हम आरसीएम के रिगार्डिंग कोई सप्लाई रिसीव करते हैं, तो रिसिपिएंट, अगर हम रिसिपिएंट होंगे तो कब हमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज होगी। तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी जो अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स है, वो अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स, उसमें से हमको 3 डेट की है कि एक्चुअल गुड्स रिसीव, दूसरी है हमें डेट कौन सी दी गई हुई गाइस, दूसरी डेट कौन सी थी, एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल पेमेंट। चलो, दूसरी डेट थी हमें कब, क्या डेट दी गई थी दूसरी, जब हमें यह पेमेंट करना होता है। पेमेंट दो तरीके से पेमेंट की एंट्री या तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, या दूसरी एंट्री होती है हमारे बैंक अकाउंट में। तो अगर ये दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वो हो जाएगा। और जो थर्ड डेट दिया हुआ था 31st डे है, कब से, फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। ठीक है, जो 12(4) हमें बताया गया है, वो 12(4) हमें किसके रिगार्डिंग बोला गया है, वाउचर। तो वाउचर अगर होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा वहाँ हमें टैक्स पे करना है। तो अगर वाउचर है तो वाउचर में हमें ये देखना है कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो आइडेंटिफाइड है, फाइबल है या नो आइडेंटिफाइबल। अगर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर हो जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन ऑफ वाउचर हो जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई। 12(5) रिगार्डिंग हमें बोल रहा है कि अगर 12(2) से काम नहीं बनता, 12(3) से काम नहीं बनता, या 12(4) से काम नहीं बनता, तो हमें अगर टाइम ऑफ सप्लाई को देखना है तो दो है बात उसमें,
पहली बात ये है कि अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल्स कर रहे हैं हम, तो जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे, देखिए यहाँ गौर से, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल, द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, गौर फरमाइएगा गालिब, द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो जाएगा। अगर और एनी अदर केस है तो जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वही हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। जो 12(6) है वो ये बोल रहा है हमें, 12(6) है किसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई किसका, लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा कि एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड, किसी का भी हमें एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड होता है वो हमारा हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है गाइस, इतना है टाइम ऑफ सप्लाई में। अभी हमको पढ़ना है सेक्शन 31। सेक्शन 31 हमें बोल रहा है, मैंने बताया था आपको कि हमें इनवॉइस कब तक इश्यू कर देना है। हम जो 12(2) के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट, उसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना है सेक्शन 31। ये है हमारा सेक्शन 31। ओके गाइस, हमारा सेक्शन है 31 कि कब तक सप्लायर को रिक्वायर्ड है कि उसको इनवॉइस इशू कर ही देना है। टैक्स इनवॉइस टू द एक्सटेंट ऑफ रिलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड सेल बिफोर और एट द टाइम। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, देखिएगा रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको इनवॉइस कब इश्यू करना है, ठीक है, हैज़ टू इश्यू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ। अभी देखिए कि ये जो गुड्स है वो रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी फैक्ट्री है वहाँ से रिमूवल हो रहा है गुड्स, यानी हमारी शॉप है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा शोरूम है, वहाँ से रिमूवल है, रिमूवल हो रहा है गुड्स। और गुड्स रिमूव नहीं हो रहा है, नॉट रिमूव, यानी कि जहाँ रखा है वहीं हमारी कोई प्लांट मशीनरी है वो जहाँ रखी हुई वहीं हम उसको सेल कर रहे हैं, नॉट रिमूव है, यानी कि डिलीवरी हो रही है। और मेकिंग अवेलेबल, डायरेक्टली डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो हमें कब तक इनवॉइस इश्यू कर देना है। ठीक है, अगर गुड्स रिमूव होता है तो ऑब्वियस बात है, कोई हमारे शॉप में आ रहा है, कोई हमारे फैक्ट्री में आ रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे ये गुड्स चाहिए, हम उसको गुड्स दे देंगे, तो हमें इनवॉइस कब इशू करना है, या तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या उसके पहले से। ठीक है, रिमूवल हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमें कब इनवॉइस इशू करना है, अगर गुड्स मूवमेंट हो रहा है तो ओबियस की बात है, या तो मूवमेंट हो रहा है तो उससे पहले या उसी वक्त हमें गुड्स को जो इनवॉइस है वो हमें इशू कर देना है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि हम सप्लायर को, सॉरी रिसिपिएंट को मेकिंग अवेलेबल कर रहे हैं, वो जहाँ है वहीं हमको उसको गुड्स दे रहे हैं, तो हमें कब तक इशू इनवॉइस करना है, तो हमें इनवॉइस इशू करना है, या तो हम उसको गुड्स दे दें, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, अगर डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के टाइम में, अगर गुड्स रिमूव हो रहा है तो रिमूव के टाइम में। और दूसरा जो इसका प्रोविज़न दिया हुआ है वो प्रोविज़न ये है कि हमें क्या करना है कि भाई डिस्क्रिप्शन लिखना है, इनवॉइस में क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब कुछ हमें लिखना है। और गवर्नमेंट का एक रिकमेंडेशन काउंसिल है कि वो गुड्स के रिगार्डिंग कुछ डेट या एक्सटेंड का डेट दे सकते हैं, वो हमें फॉलो करना होगा, बट इट इज़ नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। बस यही हमें याद रखना है कि सेक्शन 31 क्या बोल रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको जो नॉर्मल
गुड्स हम सोल्व करते हैं उसका इनवॉइस कब तक उसको इश्यू कर देना है। तो नॉर्मल के टाइम में ये हो रहा है कि या तो अगर गुड्स रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट को सप्लाई करने के लिए हम गुड्स रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जब रिमूव हो रहा है तब या उससे पहले हमें इनवॉइस इश्यू कर देना ही है, ठीक है। यानी कि अगर हम अपना कोई गुड्स है वो हमारी फैक्ट्री में से निकाल के किसी सप्लायर को उस पर घर पे दे के जाते हैं, ठीक है, तो हमें पहले ही इनवॉइस उसका इशू कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल, यानी कि कोई सप्लायर हो हमारी फैक्ट्री में आता है, हमारे शोरूम में आता है और गुड्स लेके चला जाता है, तो जब वो गुड्स ले रहा है उसके पहले ही हमें ये जो इनवॉइस है वो इशू कर देना है, ठीक है गाइस। जो सेक्शन 31 का जो फर्स्ट प्रोविजन था अभी उसमें आएगा फोर्थ प्रोविजन। इसके डिटेल डिस्कशन वी विल सी इन द इनवॉइस चैप्टर। अगर मानो कि गुड्स है उसकी वो जो सप्लाई है वो एक कंटिन्यूअस सप्लाई है, ठीक है, वो जो सप्लाई कर रहा है वो कंटिन्यूअस, लाइक आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइक आवर LPG गैस बिल। अभी ऐसी पेट्रोलियम होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ये पेट्रोलियम तो ऐसे नहीं है इसमें हमारे जीएसटी के लॉ में, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसी सप्लाई, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई होगा तो कब तक उसको इनवॉइस है वो इश्यू कर देना है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, द इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इश्यूड और एज द कैश में बी ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो हमें कब तक इश्यू कर देना है इनवॉइस, ये भी हमें यहाँ देखना है कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है और उसमें सक्सेसिव पेमेंट है और सक्सेसिव ऑफ अकाउंट्स है, दो बातें हैं। सक्सेसिव ऑफ अकाउंट्स, जब हम उसको हमारा जो अकाउंट्स है जो बिल है वो देते हैं, अकाउंट्स देते रहे हैं और हम पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव ऑफ पेमेंट, दो चीज़ होती है, एक हम अकाउंट देते वो हमें पेमेंट देता, अकाउंट देते पेमेंट देता, अकाउंट देते पेमेंट देता। तो कब हमें इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए, तो इनवॉइस हमें इश्यू कर देना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट इज इश्यूड और एज द कैश में बी ईच पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो हमें इनवॉइस कब इश्यू कर देना चाहिए, अगर इनमें से कोई अर्लीस्ट होगा तो अर्लीस्ट, मैं यहाँ अर्लीस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में से अर्लीस्ट हम कभी भी इश्यू कर सकते हैं इनवॉइस। सक्सेसिव ऑफ अकाउंट्स रिसीव है, सक्सेसिव ऑफ पेमेंट रिसीव है, कभी भी हम अपना इनवॉइस यहाँ इश्यू कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। और एक सेक्शन दिया हुआ है 31(7), notwithstanding anything contained in subsection 1 where the goods being sent or taken on sale or approval, sale or return, अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे हमने गुड्स दिया हुआ है तो गाइस क्या होगा, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस पे हमें गुड्स दिया है, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier। कब तक इनवॉइस इशू करना है हमें, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब वो हमें कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है, या तो तब या तो दूसरा है वो याद रखने के रिगार्डिंग है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है गाइस। यहाँ तक हमें अपना जो इनवॉइस है वो इशू कर देना है। इनवॉइस के इशू के रिगार्डिंग हमारे पास सेक्शन 31 था। 31 में हमको जो प्रोविज़न है वो 1 है, 4 है और 7 है, किसके रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, ओके। अभी सर्विस जो बाकी का सेक्शन है वो सर्विसेज का होने वाला है, तो अभी गुड्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। 1 जो है वो नॉर्मल गुड्स के लिए जब हम गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे ही कोई चार्ट रिगार्डिंग बना लेता हूँ फॉर नॉर्मल 31(1) फॉर कंटिन्यूअस
और फॉर सेल और रिटर्न। नॉर्मल होगा, ठीक है, तो हमें देखना है कि गुड्स रिमूव हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और जहाँ नॉट रिमूव, और हमें रिमूव नहीं करना है, वहीं हम जहाँ हमारी शॉप पे आके ही वो ले जा रहा है, तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें इनवॉइस इश्यू कर देना है। हम उस पर घर पे दे के जाए या वो हमारे घर फैक्ट्री से ले जाए, हमें उससे पहले इनवॉइस है वो इश्यू कर देना ही है। कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, उसमें दो बातें होगी, एक होगा सक्सेसिव अकाउंट्स और एक होगा सक्सेसिव पेमेंट्स। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वहाँ हमें इनवॉइस इशू करना है। सेल और रिटर्न है, सेल और रिटर्न, या वो हमें कंफर्मेशन दे देगा, उसमें भी दो बातें हैं, या तो वो हमें कंफर्मेशन दे देगा या वो हमें कंफर्मेशन 6 मंथ तक नहीं देगा। तो हमें कब तक इश्यू कर देना है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। इसी के साथ गाइस हमारा सेक्शन 12 और उसकी जो एक सेक्शन 31 था वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग हमारा जो मॉड्यूल है उसमें से हम लोग ये पूरा सेक्शन का जो एनालिसिस है वो पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप दोनों जो वीडियो है वो देख लीजिए और बाद में हम उसका करेंगे रिवाइज। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।